नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भानु गुप्ता। हम लोक प्रशासन के अर्थ की बात कर चुके हैं, उसके मीनिंग की बात कर चुके हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति की, उसके तथा उसके क्षेत्र की, उसके नेचर और स्कोप की बात करेंगे। जब लोक प्रशासन के प्रकृति की बात होती है तब ये अक्सर पूछा जाता है, बात की जाती है कि ये कला है या विज्ञान है। वैसे मूल रूप से तो ये ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट ही है, कला का ही सब्जेक्ट है, मानविकी का सब्जेक्ट है। लेकिन इसके जो थिंकर्स थे, विचारक थे, उनकी कोशिश थी, जो शुरुआती थिंकर्स थे दूसरे चरण में, उनकी कोशिश थी कि इसे विज्ञान सिद्ध किया जाए, ग्लोरीफाई किया जाए। अपने सब्जेक्ट को वो लोग ग्लोरीफाई करना चाहते थे कि विज्ञान बनाकर, कि ये कला नहीं है, ये विज्ञान है, इसमें सिद्धांत होते हैं, इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें इसके जो सार्वभौमिक इसके ग्रंथ हैं, इसमें शोध अनुसंधान की संभावना है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। ऐसा कहकर वो कहना चाह रहे थे कि ये विज्ञान है। तो हम जानें कि इनके पक्ष में इन्होंने क्या क्या तर्क दिए। यदि कला है तो कैसे है? तो लोक प्रशासन एक कला के रूप में, कला रूप के रूप में हम बात करें तो जो कहते हैं कि ये कला है, उनका ये कहना है कि ये जो है, इसमें अगर लोग कला की बात करें तो इसमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है। ये परिवर्तनशील है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। जिस प्रकार कला जो होती है वह परिवर्तनशील होती है, देश काल और परिस्थितियों का कला पर प्रभाव पाया जाता है। कला पर जो देश काल, समय और देश काल परिस्थितियों का जो है कला के ऊपर प्रभाव पाया जाता है। अगर हम समय की बात करें तो प्राचीन समय से अभी तक जो कला है उसमें परिवर्तन आए हैं। और हर देश, दो देश जो होते हैं, दो या दो से अधिक देश होते हैं, उनकी जो कला होती है, चाहे वो भौतिक कला हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो फाइन आर्ट हो, ललित कला हो, तो उनमें अंतर होता है। और लोक प्रशासन जो है ये भी परिवर्तनशील है। इसमें भी जो है अंतर पाया जाता है। समय के हिसाब से देखें तो प्राचीन काल में अगर देखें, अपन मुगल काल में देखें, हम सल्तनत काल में देखें, तो उस समय का जो प्रशासन था उसमें अभी का जो प्रशासन है उसमें भी अंतर आ गया है, बिल्कुल कला की तरह। अगर देश के प्रशासन की बात करें, तत्कालीन अगर प्राचीन समय के प्रशासन की बात करें तो उसमें भी अंतर होता था देशों के मध्य। वर्तमान काल में भी अगर देखें तो भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था है और चीन की प्रशासनिक व्यवस्था है, तो उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो जो जो कला कहते हैं इसको, उनका मानना है कि लोक प्रशासन परिवर्तनशील है। ये समय और देश के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार इसमें बदलाव होता है। जिस प्रकार कला में बदलाव होता है उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी परिवर्तनशीलता या बदलाव पाया जाता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये जो है एक जन्मजात गुण होता है। कला जो होती है वह जन्मजात गुण होता है। ये या ऐसा कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत रुचि का विषय होता है। जिस प्रकार कला में व्यक्ति की रुचि होती है और जिस कला में रुचि होती है व्यक्ति उस कला को ग्रहण करता है और उस कला में महारत हासिल करता है। तो इनके अनुसार प्रशासन करने का जो गुण होता है वह भी जन्मजात गुण होता है। यानी जो प्रशासक होते हैं वह पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, ऐसा मानना है। इस को जो थिंकर्स इसको जो एक्सेप्ट करते हैं इस थ्योरी को, उनका मानना है कि प्रशासक जो है जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। फिर इसका कहना है अभ्यास की बात करते हैं कि जिस प्रकार कला में अभ्यास करके कला में पारंगत होता है व्यक्ति, लगातार प्रयास जब करता है व्यक्ति तो उसकी कला में निखार आता है। तो उसी प्रकार प्रशासन में भी जब व्यक्ति उसका अनुभव लेता है समय के साथ में, जब शुरुआत के रूप में किसी भी प्रशासक की नौकरी लगती है तो आज उसके 10 साल बाद, 20 साल बाद उसमें लगातार अभ्यास करता रहता है। वो एक ही विषय का जब अभ्यास करता है, एक ही प्रकार की गतिविधियों का अभ्यास करता है तो उसमें भी निखार आता है। तो इसलिए इनका मानना है कि लोक प्रशासन एक कला है। फिर अगली बात जो ये करते हैं, ये बताते हैं कि ये जो है निरंतर विकसित हो रही है, ये निरंतर विकास हो रहा है। लोक प्रशासन का कला की तरह निरंतर विकास होता है। अगर हम देखें प्राचीन काल की कला में, वर्तमान काल की कला में निरंतर विकास होता गया है। अंतर देखा जा सकता है। आप देखते हैं कि प्राचीन काल में जब ये जो स्थापत्य कला थी और वर्तमान काल की जो स्थापत्य कला है उसमें अंतर होता है। पहले भवन निर्माण अलग तरीके से होता था, अब भवन निर्माण
अलग तरीके से होता है, तो वो कला में अंतर आया है। तो उसी प्रकार प्रशासन, पहले किस प्रकार से प्रशासन किया जाता था, अब किस प्रकार से प्रशासन किया जाता है, किस प्रकार के प्रशासनिक संगठन हैं, संस्थाएं हैं, तो उनमें काफ़ी अंतर आ गया है। तो इनके अनुसार ये जो है निरंतर विकसित होती है, लोक प्रशासन निरंतर विकसित हो रहा है। जिस प्रकार कला निरंतर विकसित होती रहती है, कला में निखार आता रहता है समय के साथ साथ, तो इसमें भी जो है लोक प्रशासन भी जो है का भी निरंतर विकास हो रहा है। तो ये परिवर्तनशीलता की बात करते हैं, ये जन्मजात या इसे व्यक्तिगत रुचि का विषय मानते हैं, ये अभ्यास का इसमें महत्व देते हैं कि अभ्यास का भी इसमें महत्व है लोक प्रशासन में, जिस प्रकार कला में महत्व है। फिर साथ ही कहते हैं कि ये निरंतर विकास हो रहा है, निरंतर इसका भी विकास हो रहा है लोक प्रशासन का कला की तरह। तो ये कला है। फिर जो विज्ञान मानते हैं, लोक प्रशासन एक विज्ञान के रूप में साइंस मानते हैं, वो क्या कहते हैं? उनके अनुसार लोक प्रशासन में सार्वभौमिक सिद्धांत है। विज्ञान में जिस प्रकार सार्वभौमिक सिद्धांत माने जाते हैं कि भाई सेब जो है नीचे गिरेगा, बिल्कुल पेड़ से गिरेगा तो नीचे गिरेगा, तो ये सबके द्वारा माना जाता है। उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी पद सोपान जैसे सिद्धांत पाए जाते हैं। चाहे कोई भी देश हो, चाहे किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था हो, वहाँ पद सोपान का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये जो है पद सोपान हायरार्की का जो सिद्धांत है हर जगह मान्य है, चाहे कोई भी देश हो। तो ये सार्वभौमिक सिद्धांत है पद सोपान। जिस प्रकार साइंस के अंदर सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं, जैसे हमने अभी न्यूटन के सिद्धांत की बात की जो कि सबके द्वारा मान्य है, तो लोक प्रशासन में भी ऐसे सिद्धांत होते हैं और ऐसे सिद्धांतों के अनुसार ही लोक प्रशासन में कार्य होता है। इसके सिवा ये कहते हैं कि लोक प्रशासन में सर्वमान्य ग्रंथ हैं, और उसके लिए ये राजनीति विज्ञान के जो ग्रंथ हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्रिंस की मैकियावेली, अरस्तु का पॉलिटिका, ये कहते हैं कि इसके सर्वमान्य ग्रंथ हैं जो सबके द्वारा मान्य हैं। जिस प्रकार साइंस के सर्वमान्य ग्रंथ होते हैं, तो उसी प्रकार लोक प्रशासन के भी सर्वमान्य ग्रंथ होते हैं। तो ये विज्ञान है। इसके सिवा ये कहते हैं इसमें शोध और अनुसंधान हो सकता है। लोक प्रशासन में भी साइंस की तरह शोध और अनुसंधान होता है। जिस प्रकार साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर, जिस प्रकार विज्ञान के अंदर लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर जो है शोध और अनुसंधान होते हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी जो ये प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जो सामाजिक समाज होता है और समाज के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, ये उसकी लेबोरेटरी है, लैब है, और उसके अंदर प्रयोग होते हैं, उसके अंदर प्रयोग होते हैं। जिस प्रकार साइंस में प्रयोग होते हैं, वैसे इसी प्रकार इनके अनुसार लोक प्रशासन में भी शोध और अनुसंधान की संभावना रहती है। और हम हार्थोन प्रयोग का इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो कहते हैं कि जिस हार्थोन प्रयोग जो हुए थे वो लोक प्रशासन में शोध और अनुसंधान का उदाहरण कहे जा सकते हैं। तो इनके अनुसार लोक प्रशासन एक विज्ञान है। फिर चौथा बात ये कहते हैं कि ये अंतर विषय है, इंटरडिसिप्लिनरी है। जिस प्रकार साइंस के जो विभिन्न विषय होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिस प्रकार भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री जुड़े होते हैं, जिस प्रकार उसी प्रकार जो है लोक प्रशासन जो है अन्य मानविकी विषयों से जुड़ा होता है। जिस प्रकार कोई जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है, मकान बनाया जाता है, तो उसमें फिजिक्स का भी ध्यान में रखा जाता है मकान को बनाने समय, और जो केमिकल जो होता है, रसायन विज्ञान होता है, केमिस्ट्री होती है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि भाई कितना माल कैसे मिलाना है, वो सारी चीज़ें, सीमेंट, कंक्रीट वगैरह। उसके सिवा मकान बनाना कैसा है, तो उसमें फिजिक्स का ध्यान रखा जाता है। तो वहाँ पर विज्ञान आपस में जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार इनके अनुसार इतिहास से अगर एग्जाम्पल दें तो इतिहास से लोक प्रशासन जुड़ा हुआ। जब इतिहास पढ़ते हैं तब उस समय का जो लोक प्रशासन था उसको पढ़ते हैं, और जब लोक प्रशासन पढ़ा जाता है तो उसके अंदर इतिहास के जो लोक प्रशासन के एग्जाम्पल हैं वो दिए जाते हैं। तो लोक प्रशासन भी अंतर्विषयी विज्ञान की तरह, इसमें शोध और अनुसंधान हो सकता है, इसके सर्वमान्य ग्रंथ हैं, इसके सर्वमान्य सिद्धांत हैं। तो अतः लोक प्रशासन एक विज्ञान है। इस जो है सिद्धांत का जो फेवर लेने वाले लोग हैं, विचारक हैं, उनके अनुसार। फिर अगर हम अंत में कंक्लूजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन न तो कला है न विज्ञान है, बल्कि ये एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। और यहाँ पर हम कुछ विचारकों के जो कथन हैं उनको भी ले सकते हैं। जैसे टीड की अगर बात करें, टीड ने इसे लोक प्रशासन को एक ललित कला माना है, फाइन आर्ट माना है। उसके सिवा MP शर्मा, महादेव प्रसाद शर्मा, जो भारतीय लोक प्रशासन के पिता माने जाते हैं, उन्होंने इसे कलाओं में सर्वश्रेष्ठ माना है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे डहल की, रॉबर्ट डहल,
रॉबर्ट डहल ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में बताया है कि इसके विज्ञान बनने में 3 समस्याएं हैं, 3 प्रॉब्लम्स, और वह है मूल्य, वैल्यू, दूसरी है आपके मानवीय व्यवहार, मानव व्यवहार, और तीसरा है सर्वमान्य ग्रंथों का अभाव। रॉबर्ट डहल के अनुसार विज्ञान मूल्य रहित होती है, जबकि लोक प्रशासन मूल्य रहित नहीं हो सकता। मानवीय भावनाएं, मानवीय जो वैल्यूज होती है, मूल्य होते हैं, उनका लोक प्रशासन में महत्व होता ही होता है। मूल्य रहित लोक प्रशासन नहीं हो सकता। फिर कहती है मानवीय व्यवहार से लोक प्रशासन प्रभावित होता है, जबकि साइंस मानवीय व्यवहार से प्रभावित नहीं होती है। तो ये जो है आपका लोक प्रशासन विज्ञान नहीं बन सकता। और तीसरी बात ये कहते हैं कि इसके अंदर आपके जो लोक प्रशासन है, इसमें ये तीसरा तर्क देते हुए कहते हैं कि ये जो लोक प्रशासन है, इसमें सर्वमान्य ग्रंथों का अभाव पाया जाता है। जो ग्रंथ बताए जा रहे हैं विचारकों के द्वारा, वह मूल रूप से राजनीति विज्ञान के ग्रंथ है, जबकि लोक प्रशासन में ऐसे ग्रंथों का अभाव है जो कि सबके द्वारा माने जाए। ऐसे सिद्धांतों का अभाव है जो सभी लोक प्रशासन के विचारकों द्वारा माने जाए। उनमें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है, उन विचारकों के मध्य ही, उन लोक प्रशासन के विचारकों के मध्य ही। इसलिए लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं कहा जा सकता रॉबर्ट डहल के अनुसार। तो ये आप ध्यान रखें, फैक्ट सारे पूछे जा सकते हैं कि रॉबर्ट डहल 3 समस्या क्या बताइए, किसका कथन है, और क्या इनके पक्ष में जो है कला होने के पक्ष में क्या तर्क दिए हैं, विज्ञान होने के पक्ष में क्या दिए हैं। ये सारी बातें हमारे लिए जानने के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। फिर हम इसके बाद बात करेंगे लोक प्रशासन की स्कोप। प्रकृति की बात करते हैं, स्कोप की बात करेंगे। स्कोप की बात करेंगे तब सबसे पहले संकुचित विचारधारा आएगी। संकुचित विचारधारा कहती है कि कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। यानी जो कार्य सिर्फ कार्यपालिका करती है, वह कार्य ही लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। तो ये संकुचित विचारधारा है। और कार्यपालिका काम होता है नीतियों को लागू करना। फिर जो व्यापक विचारधारा है वह कहती है लोक प्रशासन में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य आते हैं। तो ये व्यापक विचारधारा है। तीसरी है पोस्ट कोप विचारधारा। पोस्ट कोप विचारधारा में जो 5-7 शब्द यूज किए गए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं इसमें। पोस्ट कोप तो ये दिए गए हैं लुथर गुलिक के द्वारा। विचार ये दिया गया लुथर गुलिक के द्वारा, और लुथर गुलिक के अनुसार ये जो 7 तत्व हैं ये जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। यानी लोक प्रशासन में ये जो 7 गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ है, ये उसके क्षेत्र में आती है। ठीक है, 7 देखेंगे अपन कौन कौन से इनके अनुसार। तो पी से प्लानिंग, योजना बनाना। लोक प्रशासन में योजना बनाने का कार्य किया जाता है। सबसे पहले संगठन करना, ऑर्गेनाइजेशन करना। उसके अनुसार जो भी वित्तीय संसाधन होते हैं उनको संगठित किया जाता है, जो भी संगठन के उद्देश्य होते हैं उसके अनुसार। एस का स्टाफिंग, स्टाफ की नियुक्ति करना, कार्मिकों की नियुक्ति करना, ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में आता है। फिर निर्देशन, डी फॉर डायरेक्टिंग, निर्देशन, और जो भी स्टाफ होते हैं उनको जो उद्देश्य होता है उसके अनुसार निर्देश दिए जाते हैं। फिर निर्देश देने के बाद में समन्वय भी जरूरी होता है। तो CO ये होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय भी जरूरी होता है, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि भी समन्वय का क्या किया जाता है। और रिपोर्टिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, जो अधीनस्थ अधिकारी होता है वो उच्चस्थ अधिकारी को रिपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, कार्य कैसा हो रहा है। और B फॉर, इसमें है आपके बजटिंग, B फॉर बजटिंग। तो लुथर गुलिक के अनुसार ये जो 7 तत्व हैं ये लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंदर आते हैं। लुथर गुलिक ने जो बताया है वो बताया है कि कार्य कैसे किए जाए, कार्य कैसे किया जाता है। ये एक्टिविटीज, क्रियाएं, ये जो हैं गतिविधियां, ये इन्होंने इसका चित्र बताया है कैसे किसी भी संगठन के अंदर कार्य कैसे किए जाते हैं उसकी बात की। और इनकी आलोचना करते हुए लेविस मैरियम ने जो विषय वस्तु दृष्टिकोण दिया है, सब्जेक्ट मैटर व्यू, विषय वस्तु दृष्टिकोण, और उन्होंने जो है लुथर गुलिक के पोस्ट को अधूरा बताया, क्योंकि उन्होंने इनके अनुसार ये जो बात करता है लुथर गुलिक का जो
पोस्ट को ये सिर्फ ये बात करता है कि कार्य कैसे किया जाए, लेकिन क्या कार्य किया जाए, किसी भी संगठन का कार्य क्या होता है, उसके विषय क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसकी ये बात नहीं करता। ये सिर्फ बात करता है कार्य कैसे किया जाए, किस प्रकार पोस्ट को के जो तत्व हैं उनका उपयोग करके कार्य किया जाए, जबकि ये नहीं बात करता कि कार्य करना क्या है। तो जो लेविस मैरियम ने वो इसकी आलोचना करती हुई कहती है कि पोस्टस्कोप दृष्टिकोण विषय वस्तु दृष्टिकोण के बिना अधूरा है, क्योंकि ये नहीं बात करता कि कार्य करना क्या है। और उसी के कंटेक्स्ट में इन्होंने दिया विषय वस्तु दृष्टिकोण और बताया है कि जो किसी भी संगठन का उद्देश्य होता है वही उसकी विषय वस्तु होती है। किस उद्देश्य के लिए संगठन को बनाया गया है वो उसकी विषय वस्तु होती है। और उसकी बात जो है पोस्टस्कोप दृष्टिकोण नहीं करता है कि संगठन को कार्य करना क्या है। आप कार्य करेंगे तो ठीक है, कैसे करना है, लेकिन करना क्या है वो उसकी बात ये नहीं करता है। तो इन्होंने कहा कि विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है और यही इनका विषय वस्तु दृष्टिकोण है। और इनका एक कथन है कि पोस्टस्कोप दृष्टिकोण और विषय वस्तु दृष्टिकोण कैंची के प्रशासन के जो है दो फलक के समान है। जिस प्रकार कैंची के दो फलक होते हैं उसी प्रकार पोस्टस्कोप और विषय वस्तु दृष्टिकोण प्रशासन की कैंची के दो फलक के समान है और दोनों की तेज धार होना महत्वपूर्ण है, तभी प्रशासन जो है सफल हो पाएगा। तो ये है जो है पोस्टस्कोप दृष्टिकोण। उसके सिवा एक चौथा जो दृष्टिकोण है वह है क्षेत्र से संबंधित आदर्शवादी दृष्टिकोण। और ये जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार जो जनहित के लिए किए जाने वाले कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। इसे जन कल्याणकारी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। और वर्तमान में अगर देखें भारत के प्रशासन की बात करें तो ये आदर्शवादी दृष्टिकोण की ओर ही हमारा प्रशासन जा रहा है। अधिक से अधिक जन कल्याण के कार्य करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यूरोप के स्वीडन और नॉर्वे वगैरह देशों की बात करें तो वहाँ पर ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है पूर्ण रूप से पाया जाता है। और वहाँ प्रशासन का जो उद्देश्य होता है वो जनहित के कार्य उसकी प्राथमिकता में होते हैं। तो इस प्रकार हमने इसके क्षेत्र से संबंधित 4 महत्वपूर्ण जो है विचार दृष्टिकोणों की हमने बात की। अगली बार हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे लोक प्रशासन के विकास के चरण की। तब तक के लिए धन्यवाद।